मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरूभाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे
और कई बार ये मामलात कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम्स में मैचेस करवाए गए, तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियंस तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है, जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है, जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है, जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटिलिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून्स, स्पा, थिएटर, जिम्स और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो, उसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था।
मिसाल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और फाइनली बैंकरप्ट हो गई। तीसरा ये कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशंस। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में फैला होता है तो बुराई आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी मुख्तलिफ लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 0 है और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंक्स को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।